दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट 2021 की तैयारी चल रही है चैनल के माध्यम से और 1545 प्रश्न हो गए हैं। 5000 प्रश्नों की ये सीरीज है और 50,000 पद की लगभग आपकी आने हैं। मार्च में एग्ज़ाम है आपका टेट का, तो उसी के दृष्टि से कई टॉपिक हमारे हो चुके हैं, जिसमें शिक्षण कौशल, विज्ञान, पर्यावरण, तो बाल मनोविज्ञान का भी चल रहा है। इसमें भाग 3 आज करते हैं। बाल मनोविज्ञान के भाग 3 में क्या क्या है? बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को समझते हैं। पहले तो थोड़ा दोस्तों थ्योरी समझते हैं, इसके बाद इसके प्रश्न देखेंगे। अगर हम मुख्य रूप से देखें कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में प्रश्नों के उत्तर लिखते थे, अब इसी प्रकार से इससे प्रश्न बनाएंगे। तो वो कई महत्वपूर्ण कारक हैं, जैसे कि वंशानुक्रम को जेनेटिक बोलते हैं, जेनेटिक आनुवंशिक। कुछ लक्षण माता पिता से और उनके जेनेटिक रूप से बच्चों में आती हैं, तो ये बाल विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, बहुत ही अधिक। दूसरा है वातावरण या परिवार या वातावरण, जो जैसे परिवार का होता है, जैसा उसको बचपन से वातावरण मिलता है, उसी हिसाब से बालक का बाल विकास होता है और उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तीसरा विद्यालय का परिवेश कैसा है, वहाँ का माहौल, पठन पाठन कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पर किस हिसाब के बच्चे आते हैं, वहाँ कैसा माहौल है, ये सारी प्रक्रियाएं भी बच्चे के विकास पर होता है। पोषण कैसा है, पोषण के हिसाब से भी बच्चे का बाल विकास को ये प्रभावित करते हैं। यौन भेद, लड़का और लड़की दोनों का अलग अलग बाल विकास को प्रभावित करते हैं और कई दृष्टि से आज भी समाज में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे क्या है, दोनों का बराबर विकास नहीं हो पाता है। संस्कृति भी प्रभावित करती है, मतलब जौन सा परिवार जिस संस्कृति से डेवलप होता है, तो वो उसके संस्कार भी उसमें आ ही जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, तो वो बालकों के व्यवहार में भी परिवर्तित होते हैं, व्यवहार में भी वो चीज़ें दिखती हैं। संचार माध्यम की सुलभता, कहीं पर संचार माध्यम सुलभ हैं, उसके द्वारा भी पठन पाठन अच्छी तरह से हो जाता है। सीखने की क्षमता किसी बच्चे की अच्छी है तो वहाँ पर उसका अलग प्रभाव होती है। बुद्धि का स्तर, व्यक्तित्व, आयु, प्रजाति कौन सी है, तो ये बुद्धि का स्तर, व्यक्तित्व, सीखना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। इस पर थोड़ा गहराई से चर्चा करेंगे। खेल एवं व्यायाम, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं और इसके साथ ही साथ और भी कई अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं, जिससे व्यक्ति का विकास प्रभावित होता है और कई महत्वपूर्ण फैक्टर या कारक काम करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के अनुरूप कुछ प्रश्न बनाते हैं कि जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हमारा लक्ष्य है सुपर टेट 2021 में आपको अधिक अंक दिलाना, ठीक है। तो उसी की दृष्टि से अब इसके प्रश्न थोड़ा बनाते हैं, क्या क्या अच्छे बन सकते हैं। तो आइए करते हैं शुरू, नोट्स लिखना शुरू करो। वंशानुक्रम बालक के विकास की सीमाएं पहले ही निर्धारित कर देता है, हमने बताया भी था। ये वुडवर्थ का है। वुडवर्थ ने कहा था कि जो जेनेटिक होते हैं वो बालक के विकास की सीमाएं पहले ही निर्धारित करते हैं, जैसे उसके माता पिता के जेनेटिक वंशानुक्रम, उनके दादा, उनके लक्षण भी इसमें आते हैं। माता पिता के 50% आते हैं, इसके बाद आगे 1/4 होते जाते हैं। ये एक रेशियो में उसके लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं, ये वुडवर्थ का कथन है। बालक की शिक्षा में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार ही बालक को सर्वोत्तम शिक्षा दे सकता है। यह एक ऐसी संस्था है जो मूल रूप से प्राकृतिक है। ये परिवार के बारे में कहा गया है, ये महत्वपूर्ण डेफिनेशन है रूसो की। आगे देखते हैं, माताएं आदर्श अध्यापकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है। ये कथन किसका है? फ्रोवेल का है। उन्होंने कहा था माता जो आदर्श अध्यापिका हैं, बचपन से बालक की प्रारंभिक पढ़ाई माँ के द्वारा ही की जाती है। इन्होंने एक कथन डीबी का है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है।
तो उन्होंने कहा था विद्यालय समाज का लघु रूप है। एक डेफिनेशन और आती है इनकी कि बाग, विद्यालय रूपी बाग माली शिक्षक का काम करता है और माली द्वारा छात्रों को जैसे पौधे हैं ऐसे उसको संभाला जाता है। तो ये तुलना डीबी ने की थी कि बाग विद्यालय, माली शिक्षक और छात्र जैसे पौधे हैं, जैसे माली सींचता है ऐसे ही शिक्षक का काम है उनको सींचना, उनको बढ़ाना। आगे देखते हैं जीन सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया था। जी जेनेटिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, इसका एक सिद्धांत है जीन सांख्यिकी। तो जीन सांख्यिकी का सिद्धांत दिया था गाल्टन ने दिया था। आगे देखते हैं मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। यह कथन किसका है। दोस्तों यह रूसो का कथन है कि मनुष्य वैसे तो स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन इसको बाद में जंजीरों से बांध दिया जाता है, मतलब विचारों में स्वतंत्रता नहीं रहती। आगे देखते हैं जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो उन बच्चों को क्या कहते हैं। वैसे तो कुछ ना कुछ जेनेटिक प्रभाव माता पिता का अपने बच्चों पर पड़ता ही है, लेकिन इसके विपरीत कुछ विशेषताएं वाले विकसित होते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यागमन। उन्हें बच्चों को क्या कहते हैं, प्रत्यागमन कहते हैं, प्रत्यागमन। आगे देखते हैं वर्णांध व्यक्ति लाल हरे रंग में भेद नहीं कर सकता है, इसे कौन सा दोष कहेंगे। दोस्तों लाल और हरे में भेद नहीं कर पा रहा है, इसे प्रोटीन दोष कहेंगे। और ये पोषण संबंधी लाल हरे रंग की जो विभेद नहीं कर वर्णांध, तो ये प्रोटीन से दूर होता है, प्रोटीन संबंधी ये दोष है। आगे देखते हैं किस अवस्था में सबसे तेज विकास होता है। दोस्तों शारीरिक अवस्था का जो विकास है, डेवलपमेंट है, 0 से 6 साल शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा बालक का विकास होता है, सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में। आगे देखते हैं किसने कहा था 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। अर्ध स्वप्न, आधे स्वप्न में रहता है 3 साल से लेके 6 साल का बालक। ये थॉर्नडाइक ने कहा था, थॉर्नडाइक। किस अवस्था को गंदी आयु समूह की आयु कहा जाता है। ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था 6 से 12 साल की लगभग होती है। तो इस बीच में बालक गंदा होता है, गंदगी में खेलता है, दोस्तों के साथ खेलता है, तो इसको गंदी आयु या समूह की आयु कहा जाता है बाल्यावस्था को। और प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था को भी बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था में ही बालक का प्रवेश होता है विद्यालय में और वो है पठन पाठन करने लगता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था को किसने मिथ्या परिपक्वता कहा है। मिथ्या परिपक्वता कहा है रॉस महोदय ने। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है, मिथ्या परिपक्वता। अच्छा प्रश्न है जी, बार बार आता है इसलिए दिया गया है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसका है कथन। किशोर है जो वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये क्रो और क्रो का कथन है, क्रो और क्रो का कथन है ये। संवेगात्मक विकास तीव्र गति से होता है किस अवस्था में। संवेगात्मक विकास तीव्र गति से किशोरावस्था में होता है। किशोर क्या है, अपनी भावनाओं के साथ में, अपने संवेगों के साथ में, अपनी सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से अपने आप को दिखाना स्वीकार करता है और सामाजिक अस्तित्व की भावना उसमें आने लगती है किशोरावस्था में। किस अवस्था में बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। मतलब जो वो करता है उसमें उसका सामाजिक स्टेटस, समाज में उसकी स्वीकृति हो, हैं, तो ये उसके आदर्श कुछ बनने लगते हैं किशोरावस्था में। अब देखते हैं थोड़ा सा बुद्धि और बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये किसका कथन है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये बकिंघम का कथन है। अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है, ये किसका है, टर्मेन का कथन है। टर्मेन कि बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार की बुद्धि होती है। एक होती है अमूर्त बुद्धि, एक सामाजिक बुद्धि, एक होती है यांत्रिक बुद्धि। अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक, ये किसने बताई हैं बुद्धि के 3 प्रकार। दोस्तों ये तीनों प्रकार की बुद्धि थॉर्नडाइक महोदय ने बताई हैं, बालकों में डेवलप होती हैं। ये बुद्धि का एक कारक सिद्धांत
किसका है? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत 3 लोगों ने प्रस्तुत किया था, बिने, स्टर्न और टरमैन। बिने, स्टर्न, टरमैन ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है। और बुद्धि का द्वितत्व कारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है? 2 कारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत ये दिया था स्पीयरमैन ने। इसे जीएस फैक्टर भी बोलते हैं। एक तो उन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होती है एक जनरल होती है, एक स्पेशल होती है। जी से जनरल, एस से स्पेशल, सामान्य और विशेष, बुद्धि के 2 उसमें बांधा था। तो ये जीएस फैक्टर भी स्पीयरमैन का है, स्पीयरमैन। बुद्धि का बहुतत्व या आणविक सिद्धांत ये किसका था? बुद्धि का थॉर्नडाइक का था। थॉर्नडाइक ने दिया था बुद्धि का बहुतत्व या आणविक सिद्धांत। बुद्धि की संरचना सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। इन्होंने कहा था कि 120 कारक होते हैं, 120 कारकों का इन्होंने बुद्धि की एक संरचना डेवलप की थी। तो उस संरचना में पूरी जो संरचनाओं को गिनती की थी उन्होंने, 120 कारक उसके अंतर्गत आते हैं जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि की संरचना सिद्धांत में। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत ये किसने दिया था? आरवी कैटल महोदय ने दिया था तरल ठोस बुद्धि। इन्होंने कहा था बुद्धि तरल और ठोस 2 रूपों में होती है। तो ये आरवी कैटल का है। आगे देखते हैं, आर्मी अल्फा आर्मी बीटा परीक्षण किसके परीक्षण के लिए है? आर्मी अल्फा आर्मी बीटा ये बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है। शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में इनका वर्गीकरण किया गया है। ये बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण। बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया था? बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया था दोस्तों टरमैन ने। और इस बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है। बुद्धि का क्रिया परीक्षण समूह देन है किसकी? बुद्धि का क्रिया परीक्षण समूह देन है भाटिया की। भाटिया ने बुद्धि का क्रिया परीक्षण समूह दिया था, भाटिया ने। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? प्रथम बुद्धि परीक्षण दिया था बिने और साइमन ने। बिने और साइमन ने बुद्धि परीक्षण दिया था, प्रथम बुद्धि परीक्षण। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष एक मानसिक क्रिया है, ये कथन है रॉस का। चिंतन जो संज्ञानात्मक पक्ष में एक क्या है? मानसिक क्रिया है, ये रॉस का कथन है। तो दोस्तों ये 1600 कैसे आ गए? 1500 सीरीज चल रही थी तो 1575 हो गए हैं। ये कहाँ से गड़बड़ हो गई सीरीज? यहाँ से 1567 के बाद 1600 जी गलत कर दिया हमने। तो ये 1500 अपने प्रश्न हो गए हैं 1575। ये 5 कर लेना दोस्तों। तो 1575 हमारे प्रश्न में सीरीज हो गए हैं। वे साथी जिनका कोई भी भाग छूट गया है वो हमारी एक जो यूट्यूब की चैनल है इसके आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करें एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर, तो आप देखेंगे कि वहाँ पूरी की पूरी 5000 की प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो 5000 की प्लेलिस्ट से आप जुड़ के पूरे नोट्स बना सकते हैं। बेहतरीन नोट्स हैं, कोई चार्ज नहीं है, आराम से पढ़ाई करो और अभी से जुट जाओ। जब 3 महीने में आपका कोर्स कवर होगा तो इसी तरह अपनी तैयारी चलती है, आगे भी इसी तरह आपकी चलेगी। नमस्कार।